नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमैनिटीज पर। और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं आपका नया चैप्टर, दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो अपनी सीट की पेटी बांध लो क्योंकि बोर्ड एक्सप्रेस आ गई है और अब हम इस चैप्टर को बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, क्या बोला है भैया, कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली किताब में कहानी की तरह मेरी तरीके से मेरे साथ में समझो। तो हम इमेजिन कर रहे हैं हम कहां पे हैं, हम हैं 1947 में। प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग के। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना है, प्रिंसली स्टेट को मर्ज करना है, ये तमाम तरीके के चैलेंजेस अपन ने वहां पे देखे थे। जिसमें कि एक मेजर चैलेंज जो था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंडिया ने क्या सोचा था, इंडिया ने सोचा था कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी रहेगी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी। ठीक, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब सक्सेसफुल रहेगी, जब प्रॉपर इलेक्शन होंगे, जब लोगों के पास में पावर रहेंगे, जब लोगों के पास में राइट्स रहेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स तो हमें मिल गए, ये आप क्लास 11 में पढ़ के आ रहे हो कि हम लोगों को राइट्स मिल गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने अडॉप्ट किया राइट्स मिल गए। लेकिन हमें इलेक्शन भी तो बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाना है ना। और इंडिया का पहला इलेक्शन 1951-52 में कंडक्ट करवाया गया, जिसको कि हम 1952 के जनरल इलेक्शन बोलते हैं। अब यहां पर एक चीज को ध्यान से समझो, ईयर 1947 से लेके 1960-70 तक चैप्टर 1 में हमने बात की, और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 भी कुछ वैसा ही है। इन तीनों का टाइम पीरियड सेम है। हेडिंग को ध्यान से समझो, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। हमने पहले वाले चैप्टर में नेशन बिल्डिंग को बहुत ध्यान से समझा है कि नेशन बिल्डिंग में कौन कौन से चैलेंजेस आए, प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना था, ये था वो था। ठीक, कौन मर्ज कर रहा था भैया, तो हमने उसमें देखा कि हमारे जो लीडर्स थे, जिसमें कि लीड ली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, और उन्होंने लीड लेके तमाम तरीके की चीजें करी, साथ में उनकी सरकार थी। तो हमने देखा कि कैसे उस समय कांग्रेस पावर में थी। अब ये पूरा जो चैप्टर है ये कांग्रेस के ऊपर है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। लिंक करते चलो, ईयर वही चल रहा है। देखो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, पहले उसमें हमने चैलेंजेस देखे, दूसरे इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, या कांग्रेस है तो कांग्रेस ने कैसे रूल किया है। और तीसरे वाले चैप्टर कौन सा आपका, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। उसमें हम क्या समझेंगे कि फ्रॉम द ईयर 1947 टिल 1970s 1965 कैसे हमारी देश की इकोनॉमी रही। तो समझ रहे हो मैं आपको क्या लिंक करवाने की कोशिश कर रहा हूं, कि आप अपने आप को बस इमेजिन करते चलो कि आप हो 1950s में, ठीक है, और 1950s में पहले जो चैलेंजेस थे हमने वो पढ़ लिए। अब बारी है कि 1950s में इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज कैसी थी, स्पेशली क्योंकि हम लोग इनिशियल एरा में कांग्रेस का डोमिनेंस देख रहे थे, तो कांग्रेस कैसा था। क्लियर है, कहानी बनाते चल रहे हो, मेरे साथ में कहानी बनाओगे तो पूरा चैप्टर ऑटोमेटिकली बहुत कम समय में आपको समझ में आ जाएगा। कहानी समझ में आनी चाहिए, आपको कहानी समझते चलना है। देखो, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग अ डेमोक्रेसी, सबसे पहले डेमोक्रेसी को बिल्ड करने में चैलेंज आ रहा था। क्या चैलेंज आ रहा था भैया, कि हमने ये तो बात कर दी कि इंडिया क्या रहेगा, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा, लेकिन आप ये भी तो देखो कि इंडिया में लोग कितने इलिटरेट है, एजुकेशन की बात ही नहीं हो रही है। मैं ये बता रहा हूं कि इंडिया में इलिटरेसी रेट ही इतना ज्यादा है कि एजुकेशन तो पूछो ही मत। आप कैसे लोगों को समझाओगे कि नेता को चुनो, आप कैसे लोगों को बताओगे कि डेमोक्रेसी ऐसे होती है, यहां तो लोगों को कुछ पता ही नहीं है अभी तक। तो एक तरीके से डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाना हमारे लिए क्या हो रहा था, हमारे लिए एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा था। ठीक, अब चैलेंज इलेक्शन कमीशन के भी सामने था, तो हमने डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम करे। डेमोक्रेसी में हम लोग बोलते हैं इलेक्शंस आर लाइक फेस्टिवल्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। आपने भी बहुत बार सुना होगा कि इलेक्शंस आर लाइक फेस्टिवल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसके चलते अगर आपको डेमोक्रेसी को इंश्योर करना है तो आपको इलेक्शन कमीशन को भी क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्शन कमीशन को सेटअप करना पड़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो एक चीज तो तय थी कि हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसका कि नाम होगा इलेक्शन कमीशन, और वो चुनाव करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास रहेगी। अगर सरकार के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी रही तो सरकारें क्या करेगी, चुनाव अपने फेवर में कर देगी। तो हमने इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई। ठीक भैया, तो इलेक्शन कमीशन इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को, जब हमने हमारा संविधान को लागू कर दिया। इससे पहले देश इंतरिम गवर्नमेंट से चल रहा था। ठीक, अब यहां पे हम लोग जो देख रहे थे कि हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बने थे वो सुकुमार सेन बने थे, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखते हुए चलो, ठीक है। और यहां पे एक तरीके से इलेक्शन कमीशन के सामने ये चैलेंज था कि हमारे देश का साइज बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन है, साइज बड़ा है, डाइवर्सिटी है, और
मेजरली देखो तो हमारा टेरेन अगर देखोगे, टेरेन इन द सेंस कि कहीं पे हिमालय पे पहाड़ है, तो कहीं पे बीचेस है, तो कहीं पे कुछ, और हमें सभी लोगों को इंक्लूड करना है ना। अब अगर हम मान लो कि किसी पहाड़ी एरिया में 4 लोग छूटे तो अपन उनको छोड़ दे क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर आप इंडियन टेरेन को बहुत ध्यान से देखोगे तो हमारे यहाँ, अगर आप ज्योग्राफिकली भी देखोगे तो हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलती है। उस हिसाब से कहीं पे जैसे प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, वहीं हम लोग दूसरे एरिया में देखेंगे तो वहां पॉपुलेशन हो सकता है कम हो। ठीक है भैया। नाउ चैलेंज ऑफ द मेथड ऑफ वोटिंग एंड और द चेंज ऑफ द मेथड ऑफ वोटिंग, इस पे अपन 2 मिनट बाद में आते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इश्यूज फेस कर रहे थे, अपन जरा उसको समझते हैं। देखो भैया, इलेक्शन कमीशन सबसे पहले ये इशू फेस कर रहे थे। आज की तारीख में आप क्या देखते हो कि लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड कर देते हैं ना हमने। आज की तारीख में आपने देखा कि पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं, फिर चुनाव होते हैं, आप अपने एमपीज को चूज करते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो पूरे देश में क्या करना है, पूरे देश में अपने को कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करना है, तो डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक भैया। उसके बाद में आपको इलेक्टोरल रोल की कौन कौन वोटर लिस्ट में है, कौन कौन नहीं है। उस समय वोटिंग एज क्या थी, ध्यान रखो क्लास 11 में जो पढ़े क्या 21 साल 21 ईयर्स थी उस समय। ठीक है, तो कौन कौन इलेक्टोरल रोल्स में रहेंगे, पूरी वोटर आईडी कार्ड और वो तमाम तरीके की चीजें बनाना। उसके बाद में एक अकेले क्या शिव कुमार सेन पूरे देश का इलेक्शन कंडक्ट करवा पाएंगे, नहीं ना। इलेक्शन कमीशन ने उस समय कम से कम 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई थी। ठीक है, 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई थी, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इलेक्शन को कंडक्ट करवा सके। अब आते हैं मेथड्स ऑफ वोटिंग, चैलेंज ऑफ द मेथड ऑफ वोटिंग और चेंज इन द मेथड ऑफ वोटिंग में आप ये समझो एक तरीके से कि यहां पे हम बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं कि इनिशियली आप देखोगे तो इनिशियली क्या होता था कि आप जब वोट करने जा रहे हो तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग डब्बे होते थे। फॉर एग्जांपल कि मैं रूम में गया तो यहाँ पे एक मान लो कांग्रेस का हो गया, एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हो गया, एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हो गया। मान लो मुझे कांग्रेस में वोट करना है तो मैं कांग्रेस में जाके वो स्लिप डाल के आ गया। मतलब पहले ब्लैंक बैलेट पेपर देते थे, क्या देते थे, एकदम खाली पन्ना दे देते थे, तुम अपने लीडर का नाम लिख दो। ठीक है, और अब वो लीडर जिस पॉलिटिकल पार्टी का है उस डब्बे में तुमने डाल दिया। फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में ऐसा हुआ कि जो आपको बैलेट पेपर मिलने लग गए, इसमें सभी लीडर्स के नाम लिखे रहते थे, आपको जो चाहिए आप उस पर टिक कर दो। ठीक, आज के तारीख में क्या हुआ, आज के तारीख में आप लोग ये देखते हो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई है। आज की तारीख में क्या हुआ, आज की तारीख में हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को देखा है। तो आप ये भी देखोगे कि इलेक्शन कमीशन ने साथ साथ में लिंक करते चलना कि हमने कहां से शुरुआत करी थी और कहां पे आज आ गए। क्लियर, ये चीज भी ठीक है भैया। अब जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन लगभग 6 महीने चला, अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक चला। तो हम यूजली इस ईयर को बोलते हैं इलेक्शन हेल्ड, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन द ईयर 1952, क्योंकि वो फरवरी 1952 में खत्म हुआ। इसमें हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो 364 सीट जीत जाती है आउट ऑफ 489 सीट्स। ठीक है, और कांग्रेस के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पे आती है इन टर्म्स ऑफ सीट्स। ठीक, तो एक तरीके से पहले जनरल इलेक्शन से क्या हुआ, एक तरीके से पहले जनरल इलेक्शन से ये क्लियर हमें होते जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन गई और एक तरीके से कांग्रेस की सरकार बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी से बनी, एकदम कांग्रेस का डोमिनेंस अपने को देखने को मिला। ठीक, अब कांग्रेस डोमिनेंस इन दी फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हम क्यों देखते हैं कि कांग्रेस का डोमिनेंस पहले 3 जनरल इलेक्शन में मिला। तो इसका रीजन बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने, एक तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की लेगेसी थी। क्या लेगेसी थी भैया, इंडियन नेशनल मूवमेंट की लेगेसी थी। आप देखोगे 1952 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 1952 की बात कर रहे हैं तो जो भी लीडर से लगभग सभी, ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा हूं सारे, लगभग जितने भी लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे 1952 में, वो सब कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट थे और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में बिलोंग करते थे। ठीक है, अब आज का कांग्रेस और तब के कांग्रेस में फर्क है। पहले का कांग्रेस जो था ना वो अकोमोडेटिव था, मतलब पहले ऐसा था कि आप देखोगे कि कांग्रेस इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और विद इन कांग्रेस बहुत छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी हम लोगों ने देखी होगी। ठीक है, तो एक तरीके से हमने क्या देखा, एक तरीके से हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि एक तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की लेगेसी थी, उसके बाद में हम लोग देख रहे थे कि जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया। और उसके बाद कांग्रेस भी, उस समय हम लोग देख रहे थे कि कांग्रेस भी क्या कर रहा था, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक तरीके से कांग्रेस के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। क्लियर है, तो एक तरीके से उस समय जो कांग्रेस की जो जीत है या जो डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी है उसका एक रीजन ये भी है। ठीक,
अब अपन देखें कि नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, एक तरीके से आप इसमें ये समझो कि अगर कांग्रेस जीत गया, मान लो पहला इलेक्शन या दूसरा इलेक्शन या तीसरा इलेक्शन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जीत गया, तो आप क्या ये समझोगे कि इंडिया में वन पार्टी सिस्टम है? जी नहीं। इंडिया का कांग्रेस डोमिनेंस, आप ये मत समझो कि इंडिया में हम लोग देख रहे हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वन पार्टी डोमिनेंस अगर आपको देखना है तो आप चाइना में देख सकते हो, जहां पे हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, या वहां पे हम लोग जो देखते हैं चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, यहां पे हम देखते हैं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है और फिर चुनाव होता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया उस समय आजाद हुआ था, कोई इतनी पॉलिटिकल पार्टी बनी नहीं थी। आज की तारीख में देखोगे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं है। तो अगर आप चाइना, क्यूबा, सीरिया, हम इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पे हम क्या देखते हैं, यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि यहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी और इन्होंने डेमोक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, जबकि इंडिया ने नहीं किया। सेम जैसा इंडिया में चीजें चल रही थी, वो वही की वही चीजें अपन कहां देख रहे थे, वही की वही चीजें अपन अफ्रीका में भी तो देख रहे थे कि अफ्रीका में जो अपार्थाइड रिजीम, जब अपार्थाइड रिजीम एंड हुआ तो अफ्रीका में जब चुनाव हुए तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अच्छी मेजॉरिटी से चुनाव जीत लिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पूरे मूवमेंट में उनका योगदान बहुत बड़ा था ना। तो कांग्रेस का जीतना स्वाभाविक सी बात था, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस एक तरीके से, कांग्रेस के लोग या कांग्रेस में जो हम लोग देख रहे थे उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा। Congress as social and ideological coalition. At the time of independence, Congress became rainbow, like a social coalition representing India's diversity in terms of class, caste, religion, language. तो कांग्रेस एक तरीके से रेनबो की तरह काम कर रहा था कि कांग्रेस में सभी क्लास, अमीर गरीब, सभी कास्ट, सभी रिलीजन, सभी लैंग्वेज के लोग थे। तो लोगों को एक तरीके से अपनापन लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग कर रही है। ठीक है। उसके बाद में मेनी ऑफ दीज ग्रुप इधर मर्ज देयर आइडेंटिटी विद इन द कांग्रेस और कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस होल्डिंग डिफरेंट बिलीफ। दस कांग्रेस बिकेम एन आइडियोलॉजिकल कोएलिशन एज वेल। तो वही मैंने बताया कि वहां पे कांग्रेस में लोग जितने भी थे उन सब में आइडियोलॉजिकल कोएलिशन थे, लेकिन फिर भी वो साथ में थे कि कोई बात नहीं, सिद्धार्थ में और आप में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। तुम्हारा कुछ और पर्सपेक्टिव है, मेरा कुछ और पर्सपेक्टिव है, लेकिन मनभेद नहीं है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी में रहते एक इशू को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। ठीक है। कांग्रेस एक वो प्लेटफॉर्म था जहां पे न्यूमरस ग्रुप, इंटरेस्ट, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज साथ में मिलके, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी कांग्रेस के साथ में आ गई थी। कांग्रेस में अपने को कुछ लोग रिवॉल्यूशनरी भी देखने को मिल रहे थे, लेफ्ट, राइट, सेंटर, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब क्या है कि जो एकदम एक तरीके से थे बातचीत से निपटा लो, बातचीत से निपटा लेते हैं मुद्दा। और एक्सट्रीमिस्ट एक तरीके से क्या है कि जिसको एकदम से था नहीं अंग्रेज जाओ तुम, मतलब एकदम जो एकदम वॉयलेंटली एकदम वैसे हो जाते थे, तो वो एक्सट्रीमिस्ट। तो हम लोग कांग्रेस में देख रहे थे कि कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट भी है, मॉडरेट भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, सारे शेड्स अपने को कांग्रेस में देखने को मिल रहे थे। तो इसलिए हम लोग कांग्रेस को बोलते हैं कि एक तरीके से सोशल और आइडियोलॉजिकल कोएलिशन है कि अलग अलग लोग हैं, लेकिन फिर भी सारे लोग क्या है, सारे लोग एक पॉलिटिकल पार्टीज में मिलके साथ में रह रहे हैं। देन टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन। अब वही वाली बात है कि कांग्रेस में ऐसी बात नहीं कि फैक्शंस नहीं हुए। फैक्शंस मतलब क्या है कि मान लो आज की स्थिति में मान लेते हैं कि मान लो बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी मान लो मैं बीजेपी की बात से एग्री नहीं कर रहा हूं, तो मैं पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आज की तारीख में क्या हो रहा है, आप पार्टी की बात से एग्री नहीं कर रहे हो तो पार्टी छोड़ देते हो, आप कांग्रेस की बात से एग्री नहीं कर रहे हो तो पार्टी छोड़ दे रहे हो। पहले लड़ाई होती थी, सारी चीजें होती थी, लेकिन लोग टॉलरेंट इनफ होते थे। फैक्शंस मतलब क्या है कि आप एग्री नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको ऐसा है कि ठीक है ना भैया, उसका पॉइंट अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, अपन उसको मन में नहीं रख रहे थे। ठीक है। तो कांग्रेस सभी को साथ में लेके एक तरीके से क्या चल रहा था, कांग्रेस सभी को साथ में लेके काम कर रही थी। देन इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी। अब आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि इंडिया में अपोजिशन पार्टी आई नहीं। अपोजिशन पार्टी हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान से देख रहे हैं और 1952 के बाद में बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज बनी हैं, लेकिन वो पार्टी ने इनिशियली उनको लोकसभा या विधानसभा में सीट्स नहीं मिली। अब लोकसभा और विधानसभा में सीट्स नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं उनका कोई रोल नहीं है। डेमोक्रेसी को बचाया इन लोगों ने ही है। इन लोगों ने कैसे बचाया, क्योंकि यही वो लोग थे जो कि क्या करते थे, जो कि कांग्रेस के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाते थे। और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में आप लोग देखोगे कि कुछ लीडर्स ऐसे निकले हैं जो कि
आज दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को रूल कर रहे हैं। और आज आप जितनी भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हो ना, आज इंडिया में आप मल्टी पार्टी सिस्टम देखते हो कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है। आज इंडिया में आप जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज देख रहे हो, इन सब की नींव 1950 से लेके 1970s में रख दी गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो उस समय ऑल्दो उनके पास में एक तरीके से नंबर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग काम करते रहे। अच्छा, उस समय के कांग्रेस में एक चीज और बता दूं, उस समय के कांग्रेस में क्या हुआ करता था, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, फिर भी उन्होंने अपोजिशन के लोगों को, जैसे कि उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को या डॉक्टर बी आर अंबेडकर को अपने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। मतलब मैं कांग्रेस से हूं, लेकिन मैं अपने अपोजिशन लीडर को भी क्या कर रहा हूं, मैं अपने अपोजिशन लीडर को भी क्या कर रहा हूं, अपोजिशन लीडर को भी मैं एक तरीके से अपने कैबिनेट में लेके आ रहा हूं। यह आज की तारीख में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है, समझ रहे हो। और पहले अपोजिशन कोई आवाज उठाता भी था तो एक तरीके से क्या होता था कि विद इन दी कांग्रेस भी, अब बात कर रहा हूं ना, जब मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस में बहुत छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो और मान लो ये है कांग्रेस जिसमें अलग अलग ग्रुप्स हैं और यहाँ अपोजिशन है, ठीक है। तो अपोजिशन कोई आवाज उठाता भी था तो ऑलरेडी वो आवाज तो विद इन द कांग्रेस भी उठ रही है, तो इसलिए इतना उस समय अपोजिशन और सरकार में इतनी लड़ाई अपने को नहीं देखने को मिलती थी, ठीक है। ये सारी चीजें आई थिंक पूरी समझ में आ गई है। इस पूरे चैप्टर में देखो अपन ने पूरे एक तरीके से एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस देखा है। तो देखो आगे है ना, अपन जरा आपकी एनसीईआरटी में क्या दिए, आपके एनसीईआरटी में 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज के स्क्रीनशॉट दिए हैं, यहां से सवाल बनता है, तो एक बार आपको इनको भी रीड कर लेना है। जैसे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हो गया, भारतीय जनसंघ के बारे में हो गया, तो अपन एक ब्रीफ इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि यहां से भी क्या होता है, यहां से भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो जो सोशलिस्ट पार्टी है, पहले जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस के अंदर ही सोशलिस्ट पार्टी थी, ठीक है। लेकिन 1948 में क्या होता है, 1948 में कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस एक तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आती है। मतलब कांग्रेस का जो है उसमें वो क्या अमेंडमेंट लेके आती है, वो अमेंडमेंट ये लेके आती है कि कोई भी मेंबर जो है वो दो पार्टी का, मतलब कोई भी जो मेंबर है वो दो पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता है, ठीक। जैसे कि आप दो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हो सकते हो। इसके चलते क्या होता है, इसके चलते जो एकदम जो सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग रहते हैं, एक तरीके से वो क्या करते हैं, वो अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, ठीक है। और जो सोशलिस्ट पार्टी वाले लोग हैं ये कांग्रेस के अगेंस्ट क्यों रहते हैं, कांग्रेस के अगेंस्ट इसलिए रहते हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि ये जो कांग्रेस है वो क्या है, वो रिच क्लास के लिए है, रिच क्लास को फेवर कर रही है। और कम्युनिस्ट के भी अगेंस्ट में रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कम्युनिस्ट जो कहीं ना कहीं क्या है, कम्युनिस्ट कहीं ना कहीं वॉयलेंट होती जा रही है। मतलब कांग्रेस कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से वॉयलेंट पॉलिटिकल पार्टी होती जा रही है, तो इन दोनों पार्टी के अगेंस्ट में रहते हैं और उससे ये सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। अब ये जो अगर आप सोशलिस्ट पार्टी देखोगे तो इनको इलेक्शन में कोई बहुत भारी जीत नहीं मिलती है, बट स्टिल अगर आप ट्रेस करोगे तो आज की तारीख में आप जैसे देखोगे, समाजवादी पार्टी हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, जनता दल यूनाइटेड हो गया, ठीक है, इन सब के ओरिजिन हमें सोशलिस्ट पार्टी से देखने को मिलेंगे। और हम एक और चीज देखते हैं कि इसी सोशलिस्ट पार्टी में बीच में क्या होता है, एक तरीके से बहुत सारे डिवीजन होने लग जाते हैं। तो इसी सोशलिस्ट पार्टी से किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बना, क्योंकि विद इन द पार्टी भी क्या थे, फ्रैक्शंस थे। आज की तारीख में अब हमको सोशलिस्ट पार्टी का ओरिजिन मैंने बता दिया, जैसे जनता दल, और ये है, यहाँ से अपने को देखने को मिलता है। अच्छा, जो बहुत अच्छे लीडर्स थे जैसे कि आप देखते हो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, वो सब लोग कहीं ना कहीं सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं क्या थे, जुड़े हुए थे, ठीक है। मैंने एक ब्रीफ में बताया, इसमें कोई भी टेक्निकलिटी नहीं है कि जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यहां पर बताया है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो अर्ली 1920s में फॉर्म हुई थी, ठीक है। और एक तरीके से हम क्या देख रहे थे, अर्ली 1920s में ये एक तरीके से रशिया के जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन है उनसे ये लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक। फिर यहाँ पे फ्रॉम 1935 द कम्युनिस्ट वर्क मेनली फ्रॉम विद इन द फोल्ड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वही कि इन्होंने भी इनिशियली क्या किया, इन्होंने भी इनिशियली कांग्रेस के अंडर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संरक्षण में इन्होंने रह के काम किया, ठीक है। A parting of ways took place in December 1941 when communists decided to support British in their against the Nazi Germany। अब उसी समय वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की राह अलग हो गई, क्योंकि कम्युनिस्ट ने ये डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे, जो कि वो नाजीज के खिलाफ जर्मनी में अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो वहीं से एक तरीके से हम लोग क्या देख रहे थे, वहीं से हम एक तरीके से देख रहे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रास्ते अलग हो गए थे।
फिर इलेक्शन के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के बाद में कोई बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बनी हो, मतलब मेजर अपोजिशन पार्टी बनी हो, तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इनको फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 16 सीट मिली थी। कितनी सीट मिली थी? 16 सीट्स मिली थी, और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यही थी। आजादी के तुरंत बाद इन लोगों ने वॉयलेंट मीन्स को अपनाया। वॉयलेंट मीन्स को मतलब ये एक तरीके से क्या, एक तरीके से कम्युनिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो इन्होंने भी वॉयलेंट मीन्स के माध्यम से, जैसे तेलंगाना वगैरह में इन्होंने क्या किया कि आपने देखा होगा ना कि जो कम्युनिस्ट एक तरीके से वो क्या होता है कि वॉयलेंट मीन्स अपनाते हैं। वो देखते हैं कि नहीं, हम खून खराबे और इन सब से हम अपनी बात मनवा लेंगे। फिर इनको बाद में समझ में आया कि नहीं, वॉयलेंट मीन्स से कुछ होना जाना नहीं है, तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा। 1951 में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया? सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने वॉयलेंस मीन्स को छोड़ा, नॉन वॉयलेंस के पाथ पे आए और इन्होंने इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन का रिजल्ट मैं आपको बता ही चुका हूं। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में भी क्या देखते हैं? स्प्लिट देखते हैं। कब स्प्लिट देखते हैं भैया? ध्यान करो, आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को साथ साथ में इमेजिन करते हुए चलना है, वो वाली किताब को। हमने ये देखा कि कोल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ। कोल्ड वॉर के दौरान हम लोगों ने देखा कि यूएसएसआर और चाइना के बीच में क्या हुआ? यूएसएसआर और चाइना के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आने लग गए। उसके चलते हम लोग ये भी देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सपोर्टर थे, कुछ लोग यूएसएसआर की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे, कुछ लोग चाइना की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे, तो इसमें भी अपने को स्प्लिट देखने को मिला। बट स्टिल अगर आज आप देखोगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक अच्छा खासा बेस मौजूद है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेस नहीं है, इनका अच्छा खासा बेस मौजूद है। अगर आप केरला वगैरह में देखोगे तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ है वो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके फाउंडर थे। ठीक है, और अगर आप इसका ओरिजिन देखना चाहोगे भारतीय जनसंघ का, तो हम कहां से देख सकते हैं? हम देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू महासभा। ठीक है, यहां से हम कहीं ना कहीं क्या देख सकते हैं? यहां से हम कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी से ताल्लुकात रखने वाला भारतीय जनसंघ है। ठीक है, तो जो जनसंघ है उनकी पार्टी कंप्लीट, उनकी आइडियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट थी। किससे? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट से। कोई सोशलिज्म के ज्यादा फेवर में था, कोई कम्युनिज्म के ज्यादा फेवर में था। ठीक है, यहां पे लेकिन हम क्या देख रहे थे? यहां पे ये लोग बेसिकली बात कर रहे थे अखंड भारत की, जिसमें की बात ये हो रही थी, क्या बात हो रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को एक करके पूरा भारत बनाना है। ठीक, उसके बाद में ये लोग बात कर रहे थे वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन की। यहाँ पे बात हो रही थी कि एक देश है तो एक कल्चर और एक ही एक तरीके से क्या होना चाहिए? एक ही नेशन, मतलब वो वाली बात हो रही थी। साथ ही साथ ये लोग किसके अगेंस्ट में थे? इंग्लिश के अगेंस्ट में थे। ये बार बार क्या बोले थे कि इंग्लिश की जगह हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। अगर हम देखें भारतीय जनसंघ का, तो 1950s में या 1952 के इलेक्शन में देखोगे तो इनको सबसे पहले 4 सीट मिली, मतलब 3 सीट मिली, उसके बाद वाले इलेक्शन में 4 सीट मिली, ऐसे करके मिला। अगर आप इन पार्टी के लीडरशिप पे देखोगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये सब क्या थे? एक तरीके से भारतीय जनसंघ के इनिशियल वाले लीडर्स थे। एक तरीके से आप इन्हें फाउंडर्स कह सकते हो। भारतीय जनसंघ का आपको आज की तारीख में बेस देखने को क्या मिलता है? भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, उसका ओरिजिन हमें कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ में देखने को मिलता है। क्लियर है, चीज समझ में आ गई। बेसिकली जो भारतीय जनसंघ था वो हिंदी बेल्ट में, एक तरीके से हम क्या देख रहे थे? हिंदी बेल्ट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार हो गया यहाँ पे, और स्पेशली अर्बन एरियाज में हम लोग देख रहे थे कि इनकी पकड़ बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज सोशलिस्ट पार्टी में जो छूट गई वो बता दूं। सोशलिस्ट पार्टी का अपना बेस इसलिए भी खत्म हो गया था क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी इनिशियल तो बोल रही थी कि हम किसके फेवर में? हम कांग्रेस, मतलब कांग्रेस एक तरीके से अमीरों का फेवर कर रही है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से आइडियोलॉजी मैच नहीं खा रही है। लेकिन जब हम लोगों ने देखा 5 ईयर प्लान आया, और जब कांग्रेस ने 1955 में ऑटोमेटिकली बताया कि हम कांग्रेस एक तरीके से क्या करते हैं? हम सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी की टुवर्ड्स टिल्टेड है, उसको फॉलो करते हैं। तो जो सोशलिस्ट पार्टी है उसका कहीं ना कहीं बेस अपने आप में क्या हुआ? अपने आप में बेस हिल गया, क्योंकि जब कांग्रेस खुद बोल रहा है कि हम सोशलिज्म के पाथ पे जा रहे हैं, तो फिर सोशलिस्ट पार्टी कैसे वोट्स को अट्रैक्ट करेगी? ठीक है, उसके बाद में जो कुछ लोग थे वो क्या कर रहे थे? कुछ लोग बोल रहे थे कि ठीक है, कांग्रेस के साथ भी रह जाते हैं, कांग्रेस में हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इतनी भी बुरी नहीं। तो एक तरीके से यहाँ पे ये समस्या आ रही थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सोशलिस्ट बात पर ही चल रही थी। ठीक है, इसके बाद में देखो एक और पॉलिटिकल पार्टी है, वो कौन सी है? वो है स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी में क्या है? स्वतंत्रता पार्टी की भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कंप्लीटली डिफरेंट थे। कैसे डिफरेंट थे भैया? जो स्वतंत्रता पार्टी थी वो एक तरीके से फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात कर रही थी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब एक तरीके से हम कैपिटलिज्म या प्राइवेट प्लेयर को वो एकदम इंटरवीन करने के लिए बोल दे रही कि जो सरकार का जब तक सोशलिज्म और ये सारी चीजें ऐसा नहीं हो सकता है, वो इंडिविजुअल फ्रीडम पर बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि नहीं भैया, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल फ्रीडम रहने दो, फ्री मार्केट रहने दो, ठीक है, और आप इंडिविजुअल को फ्री छोड़ दोगे, इन्वेस्टर्स को आने दोगे, तो चीजें सही रहेगी। स्वतंत्रता पार्टी को इतनी ज्यादा अपने ने क्या देखा, स्वतंत्रता पार्टी को कोई एसच कोई बहुत मेजर इलेक्शन में हम विक्ट्रीज नहीं देखते, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब जरा अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं, और क्वेश्चंस के थ्रू अगर कोई चीजें छूट रही है तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते चली जाएगी। एमसीक्यू, Which of the following parties in the contemporary India trace their origin to socialist party? आज की कौन सी कंटेम्पररी इंडिया की बात क्या हो रही, कंटेम्पररी इंडिया की आज की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका कि सोशलिस्ट पार्टी में क्या है, ओरिजिन देखने को मिलता है? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल सेक्युलर, बोथ बीएनसी। तो जवाब क्या है, बोथ बीएनसी, ठीक है। जवाब करते चलना, पॉलिटिकल पार्टीज पे से क्वेश्चन आते हैं। भारतीय जनसंघ वॉज फॉर्म्ड इन, ठीक है, जो भारतीय जनसंघ है वो कब फॉर्म्ड हुआ था, ठीक। भारतीय जनसंघ को बहुत ध्यान से करना है, भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी को बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। देन Who was the founder president of the भारतीय जनसंघ? भारतीय जनसंघ के फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है? बी आर हेडगेवार, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑल्दो आंसर यहां पे आपको दिख रहा है, लेकिन आपको ये इनका आंसर बनना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं, भारतीय जनसंघ, राम मनोहर लोहिया, सोशलिस्ट पार्टी, ये कुछ कुछ चीजें ना बहुत ध्यान से करते चलो। अपार्ट फ्रॉम दी कांग्रेस, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है। विच पार्टी डोमिनेटेड द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन? इसका आंसर आपको मालूम ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर फाउंडेड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, राम मनोहर लोहिया, के कामराज, मोरारजी देसाई, कपूरी ठाकुर। तो राम मनोहर लोहिया। अगेन मैं बता रहा हूं, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन ये मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो ये कपूरी ठाकुर और ये नाम सुनो तो आप सोचो कि सर मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड चीज बच गई। उसका अलग से एक मैं प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा, आप फिलहाल क्वेश्चंस पर ध्यान दो, ठीक है। Assess the role of मौलाना अब्दुल कलाम आजाद टुवर्ड मेंटेनिंग कम्युनल हार्मोनी इंडिया। तो अब्दुल कलाम आजाद को, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को एक तरीके से हम लोग क्या देख रहे थे, ये फ्रीडम फाइटर थे जो कि पार्टीशन के अगेंस्ट थे, और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे विश्वास रखते थे। अच्छा, एक चीज और है, जब आप पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चंस करते हो तो कई बार आपको ये लगता है कि सर ये वाला तो पिछले चैप्टर का है, या ये वाला तो 4th चैप्टर का है। तो मैं वही बता रहा हूं कि आपकी ये वाली जो किताब है ना, ये कहानी की तरीके से, तो आप जब भी आंसर लिखोगे तो हमें बहुत सारे चैप्टर्स का क्रक्स निकाल के आंसर लिखना है, समझने की कोशिश कर रहे हो। जब सारी कहानी क्लियर हो जाएगी 1947 से लेके प्रेजेंट टाइम तक, तो आपको कहानी क्लियर हो जाएगी, तो आपको ये नहीं दिख रही कौन से चैप्टर का, एक कहानी के वे में हम आंसर लिखते चले जाएंगे, समझ रहे हो। सारी चीजें मैं करवाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिद्धार्थ है तो डरने की बात नहीं है, मैं सारी चीजें तुम्हें प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा। मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भारतीय जनसंघ आइडियोलॉजी। तो भारतीय जनसंघ बेसिकली बात कर रहा था 1 कंट्री 1 कल्चर 1 नेशन की बात कर रहा था, और ये एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान को क्या कर रहे थे, रीयूनाइट करने की बात कर रहे थे, अखंड भारत की यहां पे बात हो रही थी आरएसएस की आइडियोलॉजी से, और वहां से ये मैंने पूरा बताया भारतीय जनसंघ का, आपको एक तरीके से क्या भारतीय जनसंघ का ओरिजिन मैंने आपको बताया है, ठीक है। नाउ विच मेंबर ऑफ भारतीय जनसंघ वाज अ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द नेहरू? When and why did he resign? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो थे वो क्या थे, वो नेहरू के उसमें हम लोग देख रहे थे कि वो कैबिनेट थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने क्यों रिजाइन किया भैया? क्योंकि वो जो एक तरीके से जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ रहे थे किस इश्यूज पे, पाकिस्तान वाले इश्यूज पे, उनको ये था कि पाकिस्तान को इंडिया का पार्ट ही रहना और ये अखंड भारत का सपना देखते हैं। तो इसीलिए चलते इन्होंने नेहरू गवर्नमेंट से इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस से तो इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया। इंपॉर्टेंट है, करते चलना। When and why did Communist Party split into 2 parts? तो आप जानते हो कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट हुई 1964 में, क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि इसमें भी 2 आया, एक प्रो सोवियत यूनियन और प्रो चाइना फैक्शन। तो जो प्रो चाइना था वो CPIM बन गया, जो एक तरीके से हम लोग क्या देख रहे थे, जो सोवियत यूनियन वाला था वो CPI के तौर पे रिमेन रहा, ठीक है। हाउ डिड द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्प इन स्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक सेटअप इन इंडिया? सिंपल है, आंसर आपको दिख ही रहा है, मैंने ये पढ़ा ही दिया, तो इस पे हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। डिस्क्राइब एनी 4 फीचर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 4 फीचर्स बताओ। सबसे पहले आप बताओगे कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। उसके बाद में बताओगे कि इनिशियली इन लोगों ने वॉयलेंट मेजर्स को अपनाना स्टार्ट किया था, फिर बाद में इनको तेलंगाना वगैरह में, ठीक है, फिर बाद में इनको लगा कि नहीं, वॉयलेंटली नहीं, पीसफुली ये लोग काम करेंगे। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ढंग से बनाई, इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और केरला में इनकी सरकार भी बनी। देन
एनी फोर फीचर्स ऑफ भारतीय जनसंघ, तो आपको ये कहना है कि इसका हम लोग ट्रेस बैक कर सकते हैं आरएसएस से और हिंदू महासभा से, इलेक्शन से, मतलब एक तरीके से आजादी से पहले से ही। फिर उसके बाद में इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कंप्लीटली सोशलिस्ट और इन सबसे कंप्लीटली अलग थी, वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन वाली आइडियोलॉजी। उसके बाद में ये इंडिया के ट्रेडिशंस और इन सारी चीजों पर फोकस करते थे। ये लोग इंग्लिश को अपोज करके हिंदी चाह रहे थे, एक तरीके से अखंड भारत का सपना देख रहे थे। क्लियर है? तो ये इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया। डिस्क्राइब एनी 4 चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। कौन कौन से चैलेंजेस थे? डिलिमिटेशन, पूरे कंट्री को अलग अलग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट देना, तो डिलिमिटेशन है ना, जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बनाना पड़ेगा, तो वो। एब्सेंस ऑफ इलेक्टोरल रूल्स बनाना, वोटर आईडी कार्ड, ये तमाम तरह की चीजें। इलिटरेसी थी उस समय। फिर मिस्टेक इन इलेक्टोरल रूल्स, जो मिस्टेक थी उनको सुधारना था। इन लोगों के पास में एक तरीके से मैन पावर की भी कमी थी, तो उतने सारे लोगों को ट्रेनिंग देना, मैं ऐड करते जा रहा हूं। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस थे। क्लियर है? देन डिस्क्राइब एनी 4 फीचर ऑफ कांग्रेस पार्टी और एक्सप्लेन एनी 4 रीजन फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो एक तरीके से क्या कर रही थी, एक रेनबो लाइक पॉलिटिकल पार्टी थी जो सबको साथ में लेके चल रही थी। इनको नेशनल मूवमेंट की एक तरीके से लीगेसी मिली थी। जो पढ़े लिखे लोग थे, एक तरीके से जो एलाइट क्लास थी, जो एजुकेटेड क्लास थी, वो एक तरीके से कांग्रेस पे वोट कर रही थी। और इनफैक्ट जो पीजेंट्री क्लास थी उनको भी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस उनके फेवर में जाएगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने सोशलिस्ट पाथ को अपनाना प्रेफर किया। ठीक है, कांग्रेस एक तरीके से सोशलिज्म के टुवर्ड्स, एक तरीके से हम लोग क्या देख रहे थे, सोशलिस्ट के टुवर्ड्स टिल थी, तो उनको लग रहा था कांग्रेस हमारा भी भला करेगी। ठीक है, नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया। और एक तरीके से अलग अलग तरीके से आप देखोगे कि क्वेश्चंस पूछे गए अपोजिशन पार्टीज पे, क्वेश्चन पूछे गए इन जनरल। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, मैं सारे सवाल को नहीं पढ़ रहा हूं, सारे सवाल आपने देख लिए कि अपोजिशन का क्या रोल रहा है। तो अपोजिशन का मैंने आपको पहले बताया कि ऑल्दो हम लोग देख रहे हैं कि उनको कोई बहुत ज्यादा इनिशियली में सक्सेस नहीं मिली। 3 सीट आ रही है, कभी जैसे भारतीय जनसंघ की 3 सीट आ रही है, फिर 4 सीट आ रही है, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी केरला में, लेकिन वो सरकार को एक बार कांग्रेस ने हटा दिया, फिर वापस से उनकी सरकार बनी। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा उनको कोई मेजर विक्ट्री नहीं मिली है। लेकिन अगर आज आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आज आप इंडिया में डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से देखोगे तो इसमें अपोजिशन पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि ये वही लोग थे जो कि कांग्रेस को समय समय पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, कांग्रेस की समय समय पे आलोचना कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज की आलोचना कर रहे थे। ठीक, तो एक तरीके से इन्होंने वन पार्टी रूल नहीं बनने दिया। एक तरीके से इन्होंने इंडिया के डेमोक्रेटिक सेटअप को बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए अपने एक तरीके से जोर लगा दिया। तो इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। जिस तरीके से ये तीर निशाने पर लगा है उसी तरीके से आपको भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना, और आप पहुंच सकते हो। मैंने पहले भी कहा है, देखो अभी भी नहीं पढ़ा है तो कोई लेट नहीं हुए हो, मेरे साथ में पढ़ते चलो। कम समय में अपन बहुत अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ेंगे। मैप वर्क, पिक्चर बेस सब मैं करवा दूंगा, कार्टून बेस सब करवा दूंगा, उसका लोड नहीं लेना है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना और करना ही है। यह समय आपका है, आपको अपने लिए सपना देखना है, बड़ा सपना देखना है, करना है, खुद के लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है। और बार बार मैं कहता हूं, क्या कहता हूं भैया, कि पॉलिटिकल साइंस पर डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नए बोर्ड एक्सप्रेस में एक चैप्टर लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।